नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद पांडे यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग का मुख्य विषय छठी शताब्दी ईसा पूर्व है और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, भारतीय इतिहास इस समय इस काल में किस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरती है, इन सब की चर्चा हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व न केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में बल्कि विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल में भारत में जहां एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाता है, जिसके प्रमुख प्रणेता या मुख्य जो पायनियर हैं वे महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी आज हैं। विश्व के संदर्भ में इस काल में या इस समय चाइना में कन्फ्यूशियस महत्वपूर्ण एंटिटी, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। इसी तरह जूडिया जेरेमिया में थे। इसी तरह यूनान में पाइथागोरस का यह मुख्य समय है। इस तरह अगर हम देखें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो है एक प्रकार से सामाजिक धार्मिक आंदोलन का वह काल है जिसमें पूरे विश्व में कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में अनेक उथल पुथल हो रहे थे। अनेक मतांतर, अनेक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, उसका विकास हो रहा था। एक और अनेक मत जहाँ नए स्थापित किए जा रहे थे, वहीं स्थापित विचारधारा, स्थापित मतों में अनेक आमूलचूल परिवर्तन हो रहे थे। इस प्रकार यह खंडन एवं मंडन दोनों का काल था। भारत के संदर्भ में यह काल जो है नास्तिक मतों के उद्भव का काल है। नास्तिक मत ऐसे मत होते हैं जो वेदों आदि विश्वास नहीं करते हैं, और चूंकि ये लोग तर्क, चेतना, बौद्धिकता, रेशनैलिटी, लॉजिकल पैटर्न ऑफ वे, इन पे बहुत अधिक तर्क वितर्क करते हैं, बहुत अधिक ध्यान देते हैं। इनमें बोधगम्यता है, इनमें आलोचनात्मक प्रवृत्ति होती है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण मनु ने ऐसे संप्रदायों को हैतुक कहा है। हैतुक मतलब होता है कि ऐसी विचारधारा जो तर्क, चेतना, बौद्धिकता, आलोचनात्मक प्रवृत्ति आदि पर अधिक बल देता है, उसे कहते हैं हैतुक। तो ये हुआ हैतुकवादी दर्शन, हैतुकवादी दर्शन या हैतुकवाद। इसका मतलब है कि जैन, बौद्ध जैसे संप्रदाय हैतुकवादी संप्रदाय कहे जाते हैं। एक और जहां यह परिवर्तन दिखाई देता है विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में, अगर मूल कारण से देखा जाए तो हर युग या हर देश के अपने अलग अलग आवश्यकताएं और अपनी अलग अलग ज़रूरत थी। तथापि कुछ क्षेत्रीय विशेषताओं के बावजूद, कुछ क्षेत्रीय आवश्यकताओं के बावजूद, अनेक क्षेत्रीय कारकों के बावजूद भी अगर जनरलाइजेशन देखा जाए, जनरलाइजेशन मीन अगर सामान्यीकरण के आधार पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भले ही इन देशों में जो भी धार्मिक या सामाजिक क्रांति हुआ, उनके अपने अलग अलग कारक भले कुछ हों, लेकिन प्रायः सबके बीच में जो एक अंतर्निहित कारक था वह था बोधगम्यता, वह था तार्किकता। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि तर्कवादिता और बोधगम्यता, रेशनैलिटी, यह दोनों एक ऐसे महत्वपूर्ण कारक थे जो सभी के बीच में अंतर्निहित थे। इन्हीं सब कारणों के फलस्वरूप इतिहासकार जी.सी. पांडे ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व को अभिसंबोधि का युग कहा है, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। अभिसंबोधि का युग, अभिसंबोधि का युग, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। तो एक तरफ तो सामाजिक धार्मिक क्रांति चल रही है, क्रांति मतलब परिवर्तन होता है, और दूसरी तरफ
जो इस काल की अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है महाजनपदों का विकास। तो जो प्रारंभिक काल से जो वैदिक काल की जनात्मक या कबीलाई व्यवस्था थी वह उत्तर वैदिक काल में आकर जनपद के रूप में परिवर्तित होती है और यही जनपद आगे चलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं और ये उस काल में महाजनपद कहलाते हैं। तो इनमें इन महाजनपदों में जिनकी चर्चा बौद्ध साहित्य जैन साहित्य में प्राय होती है, जिनमें अनेक जातक ग्रंथों में इनकी चर्चा हुई है। बेसिकली जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, असंपदान जातक, तुल्य निर्देश आदि अनेक ग्रंथ हैं जिनमें इनकी चर्चा हो रही है। इनमें कुछ राजतंत्र हैं और कुछ गणतंत्र हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब आते हैं आज के मुख्य पहले टॉपिक देखते हैं नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। नगरीकरण का मूल तात्पर्य ग्राम्य संस्कृति या ग्राम्य जीवन से अलग एक नगरीय परिवेश की स्थापना से लिया जाता है। चूँकि नगरीय क्रांति भारत में प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता के रूप में हुआ है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय समाज कहते हैं। तो फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन जो है वह हड़प्पा काल है। क्योंकि हड़प्पा काल के बाद दूसरी बार भारत में पुनः नगरों के अस्तित्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1700-1800 ईसा पूर्व मीन्स हड़प्पा सभ्यता के उत्तरवर्ती चरण में, उसकी पतन अवस्था में अनेक जो नगर थे, हड़प्पाई नगर थे, उनका धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है, उनकी विशेषताएं धीरे धीरे क्षीण होती हैं और वे नगर अपनी अस्मिता धीरे धीरे खोने लगते हैं और आगे चलकर ये उत्तरवर्ती अवस्था में, उत्तरोत्तर हड़प्पाई अवस्था में, जिसे लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, लेटर हड़प्पाई सिविलाइजेशन में यह नगर एक तरफ क्षीण या शिथिल नगरीय व्यवस्था के साथ नगरों में पतन के तत्व लेते हुए उसके साथ ग्राम संस्कृति के तत्वों को आत्मसात करते हुए एक दोनों की मिक्स्ड संस्कृति के रूप में आगे बढ़ते हैं, जिनमें शिथिल अवस्था में नगरों के तत्व विद्यमान हैं, जबकि प्रोमिनेंट रूप में ग्राम्य संस्कृति के लक्षण यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तो यह ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब 1500 ईसा पूर्व तक आते आते जब वैदिक संस्कृति का विकास होता है और वैदिक संस्कृति के बाद धीरे धीरे 6ठी शताब्दी तक पुनः भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज या भारतीय इतिहास एक बार पुनः व्यवस्थित नगरीकरण की ओर बढ़ता है, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में था। हड़प्पा सभ्यता और द्वितीय नगरीकरण में मूल अंतर यह है कि हड़प्पाई सभ्यता जो है यह कांस्य प्रधान संस्कृति है, कांस्यकालीन है, और द्वितीय नगरीकरण जो है यह लौहकालीन संस्कृति है। इसमें लौह तकनीक का व्यापक विकास होता है। कुछ इतिहासकार द्वितीय नगरीकरण के मुख्य कारक के रूप में लौह संस्कृति को उत्तरदायी मानते हैं, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार इसको उतना महत्व नहीं देते हैं, जिनमें डी.के. चक्रवर्ती महत्वपूर्ण हैं। हम अभी आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नगरीकरण, नगर क्या होते हैं। नगरीकरण का सबसे पहले सिद्धांत गार्डन चाइल्ड ने दिया है। गार्डन चाइल्ड ने द अर्बन रिवॉल्यूशन, इनकी बुक का नाम है द अर्बन रिवॉल्यूशन में गार्डन चाइल्ड ने नगरों की विशेषता बताई है और नगरीय क्रांति की अवधारणा स्थापित किया है। गार्डन चाइल्ड का एक तो महत्वपूर्ण ग्रंथ यह है, दूसरा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। और गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को भी नगरीय क्रांति कहा है। अब आते हैं हम लोग
गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि नगर किसे माना जाए। चाइल्ड का मत है कि नगर मूलतः वे होते हैं जहाँ पे बड़े और विशाल भवन हो, शासक और शिल्पी वर्ग की उपस्थिति हो, एक अनुत्पादक वर्ग का निवास हो, साथ ही साथ व्यापार वाणिज्य प्रधान समाज हो। इन विशेषताओं से अगर कोई समाज समुन्नत है तो वह नगर कहलाता है। गार्डन चाइल्ड ने इसके लिए अधिशेष उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया है, जबकि जब आर एस शर्मा जी नगरों पर इनका भी विस्तृत अध्ययन है। प्राचीन भारत में नगरों का पतन इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने नगरों के पतन, नगरीय परिवेश और नगरीय जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। शर्मा जी का कथन है कि नगर बेसिकली वे होते हैं जहाँ पे भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता हो। तो इन्होंने भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता पे महत्वपूर्ण जोर दिया है, जबकि एडम्स ने ग्राम्य से भौतिक उपलब्धता के साथ साथ ग्राम्य से नगरों की ओर पलायन को इसका मुख्य आधार माना है। अब आते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पे कि अगर ये विशेषताएं हैं तो वे नगर कहलाएंगे, अन्यथा नगर नहीं कहलाएंगे। अगर इस दृष्टिकोण से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व नगरीय क्रांति कहा जा सकता है कि नहीं। मतलब नगरीय क्रांति मतलब परिवर्तन, बदलाव। और चूंकि तत्कालीन मानव समाज के परिवेश में नगरीय स्वरूप की उपस्थिति आती है, तो यह नगरीय परिवर्तन है। नगरीय जनजीवन, नगरीय जीवन शैली, इसका विकास होता है। इसी पृष्ठभूमि में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। अगर गहराई से इसका अनुशीलन किया जाए और देखा जाए कि क्या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को नगरीकरण कहा जा सकता है, या अगर नगरीय क्रांति है तो उस क्रांति या इस परिवर्तन के पीछे प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं, या कौन कौन से प्रमुख कारक इसके हैं। मैंने पहले चर्चा किया कि प्रायः सभी इतिहासकारों ने जिन्होंने नगरीकरण का सिद्धांत दिया, वे मानते हैं कि नगरों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल अधिशेष उत्पादन का होता है। तो अधिशेष उत्पादन का तात्पर्य हुआ कि नगरीकरण या नगरीय क्रांति के महत्वपूर्ण कारक क्या कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है आपका अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन का तात्पर्य होता है सरप्लस प्रोडक्शन या एडिशनल प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है कि मानव अपने उपभोग व्यय के अतिरिक्त जो कुछ भी निवेश के लिए बचाता है वह उसका सरप्लस प्रोडक्शन कहलाता है। तो उपभोग व्यय का मतलब होता है कि चाहे अनाज के रूप में हो, चाहे पूंजी या धन के रूप में हो, कैपिटल के रूप में हो, जितना भी व्यक्ति का इनिशियल नीड है, जो नेसेसरी है उसके जीवन के लिए, उसमें से वह उसका जितना प्रयोग कर लिया वह समाप्त हो गया। जो बचता है धन या अनाज या कोई वस्तु, उसका ही वह कहीं पे उसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसका ही वह निवेश कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को जो निवेश के लिए बचे, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपका वस्तु हो, चाहे वो अनाज हो, उत्पादित वस्तुएं हो, उन्हीं का निवेश कर सकता है, उन्हीं को बेच सकता है, उन्हीं को किसी को उधार दे सकता है, उन्हीं को बैंक में जमा करके उस पर इंटरेस्ट ले सकता है, उन्हीं को किसी बिजनेस में लगा सकता है। तो वह होता है अधिशेष उत्पादन। अब इस अधिशेष उत्पादन कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जो वैदिककालीन ग्राम्य संस्कृति थी उसमें अनेक आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? कहा जाता है कि इस समय कृषि क्षेत्रों का व्यापक विकास हुआ। क्यों विकास हुआ? अनेक इतिहासकार यह मानते हैं कि
जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपदों का उद्भव होता है, महाजनपदों का जो प्रायः विकास होता है वह गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में होता है। अब गंगा यमुना के दोआब का जो क्षेत्र है यह सिंचाई के लिए, कृषि के लिए और व्यापार वाणिज्य के लिए सुगम था। अधिशेष उत्पादन इसलिए हो पाया क्योंकि इस समय तक लौह तकनीक का विकास हुआ। लोहे के विकास के फलस्वरूप तत्कालीन मानव ने लोहे के फाल, लोहे के कुदाल, लोहे के हल आदि का प्रयोग करना शुरू किया, जो लकड़ी आदि जैसी नष्टप्राय वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होती थी। तो इनसे छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्रों को, अनुपजाऊ जमीन को, ऐसे क्षेत्रों को कृषि योग्य जमीन में बदलने में लौह तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब लौह तकनीक का प्रयोग किया गया तो लौह तकनीक के फलस्वरूप जब कृषि क्षेत्रों का विकास हुआ तो अधिक मात्रा में फसल बोया गया और अधिक मात्रा में उत्पादन भी हुआ। जब उत्पादन अधिक हुआ, उनके उपभोग व्यय से ज़्यादा जो बचा उसको बेचने के लिए बाज़ारों की आवश्यकता हुई। तो बाज़ारों की आवश्यकता हुई तो जहाँ पे सभी लोग, किसान, श्रमिक, जहाँ पे इन वस्तुओं को बेचने के लिए जाते थे वो धीरे धीरे एक बड़े बाज़ार और एक बड़े नगर के रूप में बदलने लगे और इन्होंने इस तरह एक बड़े नगरीय समाज की स्थापना किया और एक बाजारीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। तो अधिशेष उत्पादन इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। यद्यपि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी तक हम यह मानते थे कि उत्तर वैदिक काल में लगभग 1050 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, जिसका समय है 1050 ईसा पूर्व। तो अभी तक अतरंजी खेड़ा के साक्ष्य को हम मानते थे कि 1050 ईसा पूर्व में लोहे का साक्ष्य मिला और लौह तकनीक का प्रयोग धीरे धीरे मानव जब करना शुरू किया, करीब 400-500 वर्षों के बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इस तरह की संरचना या नगरीय जीवन का विकास संभव हो पाया। लेकिन वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान में लौह तकनीक, लोहे का प्राचीनतम जो स्रोत है वह हमें 1500 ईसा पूर्व और 1500-1550 ईसा पूर्व तक के प्राप्त होने लगते हैं। ये साक्ष्य चंदौली, मल्हार, नल का टीला आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं, जो बेसिकली मिर्ज़ापुर, बनारस के बेल्ट हैं, जहाँ पे खुदाई BHU के राकेश कुमार सर ने किया है। अब यहाँ से जब लौह तकनीक 1500-1550 ईसा पूर्व प्राप्त होने लगते हैं तो इसका मतलब है कि मानव लगभग लोहे का प्रयोग 1500 ईसा पूर्व के आसपास से ही जान गया था। तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आते आते एक बड़ा समय मानव ने लौह तकनीक के साथ बिताया होगा, तब जाकर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बड़े नगरों की संरचना उनके द्वारा संभव हो पाई। दूसरा, अधिशेष उत्पादन के साथ बाजार बने। जब बाजार बने तो अब इस बाजार के क्षेत्रों में अनेक शिल्प और उद्योगों का विकास हुआ। तो शिल्प उद्योग का विकास दूसरा महत्वपूर्ण, शिल्प और उद्योग, शिल्प उद्योग कुटीर धंधा, शिल्प उद्योग कुटीर धंधे या कुटीर उद्योग आदि। शिल्प का तात्पर्य होता है कारीगरी, कौशल, कुशलता। यहाँ पे समझिए कि शिल्प का मतलब है किसी भी वस्तु के उत्पादन से, किसी भी तकनीक के उत्पादन से जुड़े हुए व्यक्तियों का समूह, इनको कहा जाता है शिल्पी। शिल्प से बने हैं शिल्पी, जैसे बढ़ई, लुहार, कर्मकार, चर्मकार, स्वर्णकार, वैद्य आदि। तो ये एक ऐसे वर्ग हैं जो किसी न किसी तकनीक, किसी न किसी कारीगरी या कौशल से जुड़े होते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। इसी तरह मिलिंद पन्हु ग्रंथ में
मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिला है। तो जातक ग्रंथ कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जातक में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख है और मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिला है। यहाँ तक कि इस काल में पाली साहित्य के स्रोतों में अनेक ऐसे गांव की भी चर्चा होती है जो गांव किसी न किसी तकनीक के आधार पर जाने जाते हैं, जैसे सेलवटकी, जैसे कम्मकारी, जैसे बढक्की। तो सेलकर्मी या सेल बटक्की, ये सब मतलब होते हैं कि जैसे सेल मतलब होता है जो पत्थर की कटाई करने वाले हों। बठक्की गांव का मतलब होता है बढ़इयों का गांव। तो मतलब होता है कि शिल्प और व्यवसाय के आधार पर भी गांव के नामकरण किए जाने लगे। इसका मतलब है कि ये गांव शिल्प प्रधान गांव थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि तत्कालीन समाज में अनेक शिल्पी वर्ग का उद्भव हो गया। साथ ही साथ देखते हैं शिल्प के साथ साथ उद्योगों का विकास हुआ। अनेक छोटे बड़े उद्योग स्थापित हुए। मैंने जैसे चर्चा किया कि नाई, धोबी, कर्मकार, चर्मकार, स्वर्णकार, ये सब छोटे उद्योग हैं। कुटीर उद्योग की जहाँ तक बात है, कुटीर उद्योग का तात्पर्य होता है कि ऐसे छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग जिसमें मनुष्य जब अपने रोजमर्रा के कार्यों के बाद जो उसके पास बचे समय होते हैं, जो उसके पास टाइम बचता है, उसमें अगर वह छोटे मोटे कार्य करता है तो उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। जैसे अगरबत्ती बनाना, जैसे मोमबत्ती बनाना, जैसे सिगरेट बनाना, जैसे बीड़ी बनाना आदि। तो ये सब उद्योग छोटे उद्योग कहलाते हैं। तो ऐसे अनेक उद्योगों की चर्चा तत्कालीन पाली साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में हमें देखने को मिलती है। इसी तरह इस काल में श्रेणी, पुग, निगम के बारे में जानकारी मिलती है। एक विशेष व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के समूह को श्रेणी कहते हैं, जैसे नाइयों की श्रेणी, जैसे बढ़इयों की श्रेणी, जैसे तैलिक श्रेणी, जो मतलब तेलियों की श्रेणी, जिनकी चर्चा मंदसौर अभिलेख में होती है। और ये क्वेश्चन आपको कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि किस अभिलेख में तैलिक श्रेणी की चर्चा होती है। तो तैलिक श्रेणी की चर्चा इंदौर अभिलेख में मिलती है। इसी तरह पटवाय श्रेणी, ये क्वेश्चन कई बार आया है। पटवाय मतलब होता है रेशम बुनकर श्रेणी, मंदसौर अभिलेख में चर्चा होती है। इसी तरह सांची अभिलेख में आटा बनाने वाली श्रेणी के बारे में उल्लेख मिलता है। तो अनेक प्राचीन अभिलेखों में इन श्रेणियों के बारे में व्यवस्थित जानकारी मिलती है। और जो श्रेणी संगठन थे ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन इस तरह समझा सकता है कि जो जेतवन बिहार जो बौद्ध संघ को दान में दिया गया था उसे अनाथ पिंडक ने दिया था, ये भी श्रेणी प्रमुख थे। इसी तरह घोषताराम बिहार घोषक ने बुद्ध को दिया था, यह भी श्रेणी संगठन के प्रमुख थे। तो मतलब इनके एक अपने संगठन होते थे, इनके एक अपने नियम कानून होते थे जिसे कहते थे श्रेणी धर्म। इनके श्रेणियों के अपने न्यायालय भी होते थे। और यहाँ तक कि श्रेणी बैंकों का काम भी करती थी। यह अक्षय निधि जमा करती थी। अक्षय निधि का तात्पर्य होता है ऐसा धन जो कभी समाप्त न हो, मुख्यतः जैसे वर्तमान में आज का फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये लोग धन जमा करके उस पर आपको इंटरेस्ट भी देती थी। तो श्रेणी संगठन के बारे में व्यवस्थित जानकारी इस काल में मिलती है। तो एक तो अब दूसरा पुग और निगम। पुग के अंतर्गत अनेक श्रेणियों के लोग समाहित होते थे। और निगम का मतलब होता है जो ऐसी श्रेणी या ऐसे संगठन जो नगरीय व्यापार व्यवसाय के संदर्भ में नियम कानून बनाते थे वे कहलाते थे निगम। जैसे वर्तमान का नगर पालिका, आवास विकास आदि संस्थाएं। तो इसका तात्पर्य हो गया कि इस काल में एक व्यवस्थित व्यापारी व्यावसायिक वर्ग, उद्योग वर्ग का विकास हो चुका था।
व्यापार वाणिज्य के भी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इस काल में व्यापार वाणिज्य का भी व्यापक विकास होता है और व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य का विकास, व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि श्रेणी संगठन व्यापार वाणिज्य के महत्वपूर्ण स्रोत थे। व्यापार वाणिज्य पूरा इन्हीं पर आधारित था। जो व्यापारिक श्रेणियां होती थी वे सार्थवाह के अधीन होते थे। तो व्यापारिक श्रेणियों के प्रधान कहलाते थे सार्थवाह और श्रेणियों के प्रधान कहलाते थे आपके ज्येष्ठक, श्रेष्ठक, श्रेणी प्रमुख आदि। अब व्यापारिक श्रेणियों के प्रमुख कहलाते थे सार्थवाह। ये लोग क्या करते थे, व्यापार व्यवसाय के संदर्भ में जो व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, माइग्रेट करते थे, तो उनके लिए नियम कानून बनाते थे और उनको सुरक्षा प्रदान करते थे, उनको रास्ता दिखाने का काम करते थे। इनके साथ जो रास्ता दिखाता था उसे कहा गया है थल नियामक। थल नियामक, तो एक तो हो गया सार्थवाह, दूसरा हो गया थल नियामक। ये श्रेणी जो है मैंने कहा कि बैंकों का भी काम करती हैं, साथ ही साथ ये मुद्रा विनिमय के मुख्य माध्यम थे। मुद्रा विनिमय के लिए क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करने वाले या जाने वाले व्यापारिक समूहों को ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हुंडी प्रदान करते थे। हुंडी वर्तमान का चेक बुक होता है, ठीक है, जिसमें इन श्रेणियों के थप्पे मोहर लगे होते हैं, उनके कोड होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति तांगुलिप्ती बंदरगाह से चलता है बंगाल में से और उसे भृगुकच्छ, भरौच या बेलगाजा मतलब गुजरात में जाना है, तो रास्ते की दुरूहता और असुरक्षा के फलस्वरूप ये नज़दीक के श्रेणी संगठन के पास जाते हैं, वहाँ अपना धन जमा करते हैं और धन जमा करने के बाद उससे एक हुंडी प्राप्त करते हैं। वह हुंडी लेके जब वह दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं, गंतव्य स्थान पे, तो वहाँ पे उनको उतना नगद पैसा वहाँ पे दे दिया जाता है और इसके बदले में श्रेणी संगठन अपना कमीशन काट लेती है। तो इस प्रकार की इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो NBPW नादर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो उत्तरी चमकीली पात्र परंपरा मृदभांड की जानकारी मिलती है, वो उसके परिप्रेक्ष्य में कहा सकता है कि ये जो मृदभांड हैं, ये मृदभांड उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों स्थान से प्राप्त होते हैं और ये उत्तर भारत के प्रमुख मृदभांड हैं। जो दक्षिण भारत तक इनका पहुंचना इस बात का द्योतक है कि ये जो व्यापारी और व्यावसायिक समूह होते थे, यही एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाते थे, इनको एक्सचेंज करते थे और इनको बेचते थे। इससे भी पता चलता है कि तत्कालीन समय में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्य का पर्याप्त विकास हो गया था। इसी तरह आंतरिक और बाह्य व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। तत्कालीन अभिलेखों में, तत्कालीन साहित्य में नाना देशी ऐसे समूह होते थे जो अनेक देशों में व्यापार वाणिज्य संपादित करते थे, तो इनसे भी हमारे पास व्यापार वाणिज्य की जानकारी मिलती है। इसी अगला समझिए, ये तो इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण कारक क्या थे जिन्होंने द्वितीय नगरीकरण या नगरी क्रांति को प्रोत्साहित किया, नगरी क्रांति में सहायक बने। इनमें एक अन्य महत्वपूर्ण कारक था अनुत्पादक वर्ग की उपस्थिति। अनुत्पादक वर्ग की उपस्थिति। अब जो प्रेजेंस ऑफ अनप्रोडक्टिव क्लास है, इसका मतलब क्या होता है? अनुत्पादक वर्ग का मतलब है कि ऐसा वर्ग जो उत्पादन प्रक्रिया में तो न लगा हो, न जुड़ा हो, लेकिन वह मुख्यतः कंज्यूमर हो, कंज्यूम करता हो, उपभोग का मुख्य कार्य उसी पर आधारित हो, वह कहलाता अनुत्पादक वर्ग। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं जब बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि नगरों के में एक अनुत्पादक वर्ग का विकास होता है। यह वर्ग सीधे उत्पादन प्रक्रिया से नहीं जुड़ा होता है, लेकिन जो भी नगर से बाहर के क्षेत्रों में उत्पादित होता है उनका उपभोग ही करता है। तो नगर के चारों तरफ के किसान जिन जिन वस्तुओं को उत्पादित करते हैं उन वस्तुओं को इन्हीं स्थानों पे नगरों में उसका निवेश करते हैं, उसको बेचते हैं और इसके माध्यम से एक
बड़ा अनुत्पादक वर्ग इनका उपभोग करता है। तो अनुत्पादक वर्ग की उपस्थिति भी नगरीय क्रांति का महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही साथ शासक वर्ग की उपस्थिति, क्योंकि नगरीय संगठन जो विशाल और बड़े होते थे, इनको चलाने के लिए एक शासक वर्ग जरूर होना चाहिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के विकास के साथ, गणराज्यों के विकास के साथ हम अनेक शासक प्रशासक वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, इसी तरह गणराज्यों में रामगाम के कोली, अलकप के बुली, बहुत सारे गणराज्य हैं। इसका तात्पर्य है कि गणराज्य और महाजनपद के राजतंत्रात्मक राज्य, प्रायः इनमें भी 2 राज्य गणतंत्रात्मक हैं। मतलब कि चाहे राजतंत्रात्मक हो चाहे गणतंत्रात्मक हो, मूलतः महाजनपद के राज्य इस काल में अनुत्पादक वर्ग के और शासक वर्ग के महत्वपूर्ण स्रोत माने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में एक अन्य चीज देखने को मिलता है कि तत्कालीन जो शासक वर्ग था या उसके जो राजनीतिक विचारधारा थी, यह भी नगरीकरण में एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक तत्व था। तत्कालीन राजनीतिक विचारधारा अब तत्कालीन राजनीतिक विचारधारा का क्या सहयोग है, समझिएगा कि बड़े नगरों की स्थापना में पहले जब कबीलाई समाज था, तो कबीलाई समाज बेसिकली छोटे मोटे भौतिक वस्तुओं, छोटे मोटे भौतिक संपदा के लिए युद्ध करते थे। प्रायः जिनका मुख्य आधार कभी गायों की प्राप्ति करना है, कभी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करना है। जबकि इस काल में साम्राज्यवादी दौर की शुरुआत होती है। एक राज्य साम्राज्यवादिता के फलस्वरूप दूसरे राज्य पे अपना प्रभुत्व स्थापना करता है। उनके भूखंडों पे धीरे धीरे अधिकार करने की प्रवृत्ति उसमें जागती है। इस प्रकार राजनीतिक विचारधारा के तहत छोटे मोटे क्षेत्रों का, छोटे मोटे जनपद या महाजनपदों का धीरे धीरे सबमिशन होने लगा। बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों में ये आत्मसात होते गए। इनका धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त होते गया और उनके स्थान पर एक बड़े बड़े नगरीय स्वरूप या नगरीय संरचना की स्थापना की जाने लगी। जैसे बिंबिसार द्वारा अंग की विजय करना इस साम्राज्यवादिता का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। तो अन्य कारकों में महत्वपूर्ण है तत्कालीन नवोदित विचारधारा का समर्थन। नवोदित विचारधारा क्या है? नवोदित विचारधारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जैसा मैंने चर्चा किया, एक नई विचारधारा के रूप में नास्तिक संप्रदायों का विकास होता है। इन नास्तिक संप्रदायों के जो पायनियर हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी मुख्यतः हैं। इस काल में इनकी शिक्षाओं में, इनके सिद्धांतों में, इनकी विचारधारा में नगरीय तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे परंपरागत जो ट्रेडिशनल ग्राम्य व्यवस्था है, वह व्यवस्था कन्वेंशनल होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है, कंजर्वेटिव होता है। वह रूढ़ियों में, परंपराओं में, रीति रिवाजों में जकड़ा होता है। उनमें परिवर्तन के तत्व आत्मसात करने की प्रवृत्ति बहुत जल्द विकसित नहीं हो पाती है। ये कमियां होती हैं। लेकिन जो इस समय नगरीय संस्कृति का विकास हुआ, उनमें अनेक नए तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं। जैन और बौद्ध धर्म परंपरागत वैदिक धर्म से अलग रहा। जहाँ वैदिक धर्म वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन का व्यापक विरोध करता है। सूदखोरी को वेदों में बेकनाट कह के उसकी आलोचना की गई है। जो सूदखोर होते हैं उनको कहा गया बेकनाट, तो उनका भी विरोध किया जाता है। इसी तरह धन को सूद पे देना,
देना, वेदों में इसकी बड़ी निंदा की जाती है। जबकि ये सब जो हैं ये सब जो है नगरों में आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन इस काल में जैन बौद्ध साहित्य में देखते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में नगरीय तत्वों को प्रोत्साहित किया गया। यहाँ तक कि व्यापार और वाणिज्य की प्रगति के लिए भी अनेक बातें बताई गई हैं। भिक्षुओं के लिए नियम बनाया गया कि जो नए नगर विकसित हो रहे हैं वहाँ भिक्षु एक साल तक न जाएं, ताकि नगर पूरी तरह से समुन्नत हो पाए, नगर पूरी तरह से अपने को डेवलप कर पाए, उनका व्यापक विकास हो सके। साथ ही साथ अगली महत्वपूर्ण चीज़ कि बुद्ध के शिक्षाओं में मिलता है, बुद्ध सूदखोरी का कभी विरोध नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बुद्ध प्रोस्टिट्यूशन जो वेश्यावृत्ति है उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि वेश्यावृत्ति न केवल प्राचीन समाज में, आधुनिक समाज तक, विश्व के परिप्रेक्ष्य में जिसका अभी वर्तमान में रेड लाइट एरिया के रूप में विकास हुआ है, इन क्षेत्रों, ये जो क्षेत्र हैं यह नगरों में आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। तो बुद्ध स्वयं वैशाली की नगर वधू आम्रपाली के यहाँ गए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया और आम्रपाली ने बुद्ध को आम्रवाटिका दान दिया, आम्रवाटिका नामक विहार दान दिया था बौद्ध संघ को, बुद्ध ने उसको भी स्वीकार किया। इसी तरह जैन ग्रंथों में देखते हैं, जैन शिक्षाओं में अहिंसा का जो सिद्धांत दिया गया और बल प्रथा आदि का जो दोनों धर्मों ने व्यापक रूप से विरोध किया, कर्मकांडी पक्षों का विरोध किया, ये सब ऐसे तत्व थे जो तत्व नगरीय जीवन के लिए कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए ये तत्व नगरों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कृषि में पशुओं का अत्यधिक नियोजन किया जाने लगा तो उनकी डिमांड इस काल में अधिक बढ़ गई। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन इस काल में आता है मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास, मुद्रा का विकास। यह माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सबसे पहले मुद्रा अर्थव्यवस्था या मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। पहली मुद्रा भारत की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आई उसका नाम है आहत सिक्का। आहत मुद्रा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, जिसका समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। तो 5th सेंचुरी BC में हमारे पास आहत सिक्के के साक्ष्य साहित्यिक रूप से प्राप्त होते हैं। जबकि ज़्यादातर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पर खुदाइयाँ हुई हैं, उनमें जो भी हमारे पास कॉइन्स प्राप्त होते हैं आहत सिक्के, उनका समय लगभग 700 से 600 BC के बीच में है। यद्यपि GR शर्मा जी ने जब कौशाम्बी में खुदाई किया तो वहाँ पर जो कॉइन्स उनको प्राप्त हुआ उसका समय उन्होंने 900 ईसा पूर्व बताया है। लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि सामान्यीकरण पे सामान्यतः भारत में मुद्रा की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित हो चुकी थी। जो प्राचीनतम मुद्रा थी यह आहत मुद्रा है। आहत शब्द का पहली बार प्रयोग पाणिनि के अष्टाध्यायी में हुआ है। इसी सिक्का को, यह सिक्का जो है बेसिकली पीठ के ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसीलिए इसे जेम्स प्रिंसेप ने इसके बनावट विधि के आधार पे जेम्स प्रिंसेप ने इसे पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा है। पंचमार्क्ड कॉइन्स, तो उसका नाम है पंचमार्क्ड कॉइन्स। आहत सिक्के को करसापड़, कर्स, पर, कहापड़ और प्रति अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। कात्यायन ने इसके लिए प्रति शब्द का प्रयोग किया है। कात्यायन ने इसके लिए प्रति शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत में इसके लिए करसापड़ और पाली साहित्य में इसके लिए कहापड़ शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था आने से जो परंपरागत वैदिक समाज था, जो मुख्यतः बार्टर सिस्टम पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर आधारित था, अब वह प्रवृत्ति समाप्त हुई। उसके स्थान पे मौद्रिक अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप व्यापार, वाणिज्य आदि के क्षेत्रों में मोबाइलिटी आती है। मुद्रा की खासियत होती है उसमें परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। इसीलिए आजकल हम नया विकास देख रहे हैं हॉट मनी के रूप में, वर्चुअल
करेंसी के रूप में देख रहे हैं, जिसे कहते हैं आभासी मुद्रा, जिनमें एक महत्वपूर्ण है लिब्रा। तो ऐसे, ठीक है, इन मुद्रा के विकास के फलस्वरूप भी व्यापार वाणिज्य में प्रगति हुई, व्यापार वाणिज्य तेजी से चला। और अंतिम एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है इस समय का, वह है लिपि का विकास। भारत में माना जाता है कि भारत में प्राचीनतम लिपि यद्यपि व्यापक रूप से अशोक के काल से प्राप्त होती है, और अशोक का काल लगभग 3rd सेंचुरी BC है, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक का समय है। 273 से ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का समय है। तो अगर 3rd सेंचुरी BC को देखा जाए तो कहा था कि इस समय तक भारत में लिपि का विकास हो गया, क्योंकि अशोक के अनेक अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख प्राप्त होते हैं, जिनमें अनेक साक्ष्य मेरे पास प्राप्त होते हैं। लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने जो भाषा शास्त्री हैं, पैडोलॉजिस्ट हैं, या जो एपिग्राफिस्ट हैं, इन लोगों ने जब इसका अध्ययन किया तो इन्होंने अक्षर की बनावट, अक्षर के तकनीक, उसके आकार प्रकार का अध्ययन किया और उसके विकास की प्रक्रिया को समझा। और इन्होंने बताया कि इन अक्षरों को अशोक काल, मौर्य काल तक विकसित होने में लगभग 300 वर्षों का समय लगा होगा। तो भाषा का भी एक अपना इतिहास होता है, जिसे कहते हैं सिमेंट्रिक हिस्ट्री। भाषा का भी अपना एक इतिहास होता है, जिसे कहते हैं सिमेंट्रिक हिस्ट्री। तो अब जिस लिपि का विकास हुआ, लिपि का तात्पर्य होता है समाज द्वारा स्वीकृत ऐसे चिन्ह जिसपे भाषा को सार्थकता मिलती है, जिसपे भाषा अवलंबित होता है, जिसपे भाषा सार्थक बनती है, वह कहलाता है आपका लिपि। तो लिपि के आ जाने से, लिपि के विकास से, क्योंकि हमने कहा कि अशोक से लगभग 300 वर्ष पहले तक लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे वर्तमान में अजमेर के बडाली से एक अभिलेख मिला है, उसको कहते हैं बडाली लेख। इसमें महावीर स्वामी के निर्वाण का उल्लेख मिलता है। इसी तरह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पिपरहवा से भी हमें जो बौद्धकालीन अभिलेख मिलता है, इससे भी अनेक जानकारी मिलती है। अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल का स्वगौरा और महास्थान लेख प्राप्त होता है। महास्थान और स्वगौरा लेख गोरखपुर में है, और महास्थान लेख जो है यह बांग्लादेश में है। इनसे भी हमारे पास अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस काल में प्राप्त होती हैं। तो इस आधार कर सकते हैं कि लिपि का विकास अशोक से पूर्व ही हो गया था। तो इस तरह अगर लिपि का विकास हुआ तो निश्चित तौर से व्यापार वाणिज्य के लिए रिकॉर्ड रखने में आसानी हुई। व्यापार वाणिज्य के रिकॉर्डों को लिपिबद्ध किया जाने लगा, जिससे निश्चित तौर से व्यापार वाणिज्य में तीव्रता आई, प्रगति हुआ। इन सब कारणों के आलोक में हम यह कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक कारकों के फलस्वरूप एक नगरीय परिवर्तन का काल था। मानव समाज वैदिक काल के बाद एक बार पुनः नगरीय जीवन में प्रवेश करता है, और नगरीय संरचना के रूप में बड़े बड़े नगरों का विकास होता है, और आगे चल के यही नगर बड़े बड़े महानगरों में बदलते हैं, बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों में परिवर्तित होते हैं, और क्षेत्रीय राज्य फिर चल के बड़े राज्य के रूप में या राज्य के रूप में परिवर्तित होता है, और राज्य आगे चल के धीरे धीरे साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होते हैं। इस तरह नगरों की प्रक्रिया ने अखिल भारतीय राज्य की संरचना में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है।